बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। और आज का दिन जिसका काफ़ी दिनों से जिक्र किया जा रहा था कि जी मुसलसल आपको कहा भी जा रहा था कि वैक्सीनेशन आप लोग करवा लें, अदरवाइज़ जो रिस्ट्रिक्शन है आज से उन पर जो है वो सख्ती की जा रही है। और हम लोगों ने देखा भी है कि जो डिटेल बताई गई थी जो कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई होगी ये रिस्ट्रिक्शन होंगी। आगे चल के प्रोग्राम में हम डिस्कस भी करेंगे, साथ ही साथ आपको अपडेट हम हर रोज़ की बुनियाद पर करते हैं किस तरह से कोविड पेशेंट बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आज की पॉजिटिविटी रेशो जो है वो 10.6 तक पहुंच चुकी है और केसेस की तादाद जो है वो मैं आपको बताती चलूँ 639 केसेस एक ही दिन में रिपोर्ट हुए हैं शहर लाहौर का। और 24 घंटे का ये डेटा है जो कि आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और एक दिन में इस मुहलिक वायरस की वजह से 22 जिंदगियां जो हैं वो ख़त्म हुई हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक बार फिर से किस तरह से कोरोना बढ़ता चला जा रहा है और लोग एहतियात नहीं कर रहे। आपके साथ हर रोज़ ये चीज़ें इसलिए शेयर करते हैं कि आपको ग्राउंड रियलिटीज़ पता हो और आपको पता हो कि किस तरह से आपने अपने आप को महफूज रखना है। सेकेंडली, रात गए सैकड़ों की तादाद में लोग एक्सपो सेंटर भी पहुंचे वैक्सीनेशन करवाने के लिए। आगे चल के वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, आज की खबरें भी शामिल करेंगे। आगाज़ करते हैं पहले सेगमेंट से, जान लेते हैं मौसम की सूरत हाल। कोमल हमारे साथ मौजूद होंगी। जी कोमल, बताइएगा मौसम कैसा है शहर का? बारिशों की प्रेडिक्शन भी की जा रही है, आज मौसम कैसा रहने वाला है? जी बिल्कुल है ना, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज तो शहरी बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मौसम ने तेवर बदले हैं। गुज़िश्ता रात से ही ठंडी हवाओं का सिलसिला भी जारी है जिसकी वजह से अलग सुबह में ही मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना और दिलफरेब दिखाई दे रहा है। हब्स में भी काफ़ी ज़्यादा कमी देखने में आ रही है जबकि गर्मी का भी जोर टूट गया है। तो शहरी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है। इसी तरह मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो बाहर का दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, यानी कि कमी देखने में आई है। जबकि हवा की रफ्तार जो है वो 7 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 78% रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से शहरियों को अच्छी नवीद भी सुनाई गई है कि आज जो है गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है जिसकी वजह से मौसम में मजीद बेहतरी देखने में आएगी और मौसम मजीद सुहाना और खुशगवार हो जाएगा। और दिन भर के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 34 डिग्री तक जाएगा जबकि कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात की जाए तो ओवरऑल लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 107 रिकॉर्ड किया जा रहा है। और महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मौसम जो है इसी तरह तब्दीलियां दिखाएगा जिसके बाद शहरी जो है वो बहुत ज़्यादा। कोमल, थैंक यू सो मच। मौसम की सूरत हाल आपने हमें बता दी। अब हम बढ़ेंगे शहर की सूरत हाल की तरफ। टॉप स्टोरीज हमारी हैं जी। वैक्सीनेशन नहीं तो पेट्रोल भी नहीं, वैक्सीनेशन ना लगवाने वालों की समाजी जिंदगी खत्म। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 50 पैसे कमी कर दी गई। गोहर एजाज फाउंडेशन का गरीब मरीजों के लिए बड़ा इकदाम, जिना अस्पतालों के मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी का मुआहिदा। और इसके बाद शरह सूद से हुकूमती खजाने को बड़ा धचका, ऑरेंज ट्रेन को सालाना 9 अरब रुपए खसारे का सामना। सो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। अभी एक अपडेट हमारे पास आई है वो आप तक पहुंचा देते हैं। अपडेट क्या है जी? ग्रेटर इकबाल पार्क टिकटॉकर आयशा से दस्तराजी का केस है और केस में गिरफ्तार 160 मुलजिमान की शनाख्त परेड का मामला है। टिकटॉकर आयशा अकरम मुलजिमान की शनाख्त परेड के लिए कैंप जेल पहुंच गई हैं। कैंप जेल पहुंच शुरू किया जाना है। टॉप स्टोरीज मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे नायाब, क्या हाल चले आप? नाज़रीन, हम आज की लीड स्टोरी की तरफ जाएंगे लेकिन इसके साथ साथ दोनों चीज़ों को रिलेट करना बहुत ज़रूरी है। आप एक तरफ वैक्सीनेशन करा रहे हैं, एक तरफ सख्ती कर रहे हैं, लोगों का रुझान भी वैक्सीनेशन की तरफ हमने कल देखा। सवाल ये पैदा होता है कि जो हम आपके साथ रोज़ाना की बुनियाद पर 24 घंटे के फिगर्स शेयर करते हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। दुर्रे नायाब, मैं पहली खबर की तरफ आऊँगी। SOPs पर कोई नहीं फॉलो अमल दरामद कराने के लिए इतना एक्टिव नज़र आ रहा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल आप गलत नहीं है, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। और आज मैंने भी सुबह पेट्रोल डलवाया लेकिन मुझसे किसी ने ना वैक्सीन सर्टिफिकेट मांगा और उस 2 से 4-5 मिनट का जो वक्फा होता है जिसके अंदर पेट्रोल आप भरवा रहे होते हैं अपनी गाड़ी में, मैंने फॉलो किया, वहाँ पे देखा कि किसी से भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता। बिल्कुल ठीक है जी। और ये लाहौर शहर के
किसी टॉप मकामात के, किसी टॉप के पेट्रोल पंप की हालत थी। अब इस पे अमल दरामद कौन करेगा? आज शोर मचेगा, थोड़ा सा हम इस चीज़ को उछालेंगे, मीडिया बात करेगा, कहीं ना कहीं से आप एक दूसरे का मकामात से लाइव करेंगे तो फिर एसी हरकत में आ जाएंगे, फिर डीसी साहब को ख्याल आ जाएगा। स्पीकिंग, जब से मैंने ये खबर गर्दिश करती सुनी थी ना कि ऐसा होगा, ये पॉसिबल नहीं है इतने बड़े शहर में। आप देखें, लाहौरी कुछ नया चाहते हैं। आपने एक नया चुटकुला तो छोड़ दिया कि जी हम अब पेट्रोल पंप तब डालेंगे जब वो सर्टिफिकेट दिखाएगा, वो सर्टिफिकेट जेब में लेके घूमे, मोबाइल में रखे, तो हम जी वहाँ पे उतनी देर में जो लंबी कतारें पीछे लग पेट्रोल पंप्स के, बिल्कुल आपके पेट्रोल पंप्स पे इतना अमला कम होता है कि जो पेट्रोल भरने वाले हैं उनकी तादाद पूरी नहीं होती। फिर कौन वहाँ पे चेक करेगा, कौन उसकी पेट्रोल लेगा, कौन पैसे लेगा, कौन कार्ड स्वैप करेगा? आपको तो डबल से ट्रिपल किस्म की HR वहाँ पे चाहिए होगी। और इस दौरान इस सड़कों पे ट्रैफिक का डिप्रेशन आ जाएगा, उसको कौन कंट्रोल करेगा? ये एक बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि चुटकुला छोड़ा गया ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से। जो आपने रेस्टोरेंट पे बंदिश लगाई, आपने फार्मेसीज पे कहा कि कोई नहीं जा सकेगा, किसी हद तक समझ आती है। वो तो लिमिटेड जाते हैं ना। अब हर वक्त पूरा शहर जो है वो इतनी बड़ी तादाद में पेट्रोल डलवाता हुआ होटलों का रुख तो नहीं करेगा, वो जाके दवाइयाँ तो नहीं हर वक्त ले रहा होगा। वहाँ पे तो समझ आता है कि आप 2 से 4, 5 इकट्ठे लोग आएँ, आप जल्दी जल्दी उनका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करें और उनको अंदर एंटर होने दें। इसी तरह होटल के अंदर 5-10 फैमिलियाँ जाएँ, आप उनका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करें, उनको जाने दें। ये ऑलरेडी प्रैक्टिस होटल्स वाली हो रही है। और पिछले 1 महीने से होटल्स के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर, जो फूड शॉप्स हैं उनके अंदर आपके वैक्सीनेशन का सबूत चेक किया जा रहा है और फैमिली में देखा जा रहा है। वो एक अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन इस तरह के नॉन प्रैक्टिकल किस्म के फैसले और उस पर इम्प्लीमेंट ना करवा के ज़िला इंतज़ामिया हुकूमत पंजाब का मजाक उड़वाना, इनसे ये भी पूछा जाए। इस खबर को मैं अभी यहीं छोड़ी हूँ क्योंकि आगे चल के ना हमारे सेकंड पार्ट पे कैप्टन उस्मान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनसे कुछ डिटेल में हम ये मामला डिस्कस करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, आप ये सख्तियां कर रहे हैं, आप सख्ती SOP पर अमल दरामद कराने पे भी तो कर सकते हैं, वहां कुछ नहीं किया जा रहा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जी सिर्फ नंबर गेमिंग है, एक ऐसी शोबाजी है कि तमाम एडमिनिस्ट्रेशन सारा दिन फोटो सेशंस पे लगी रहती है और आपकी जितना अमला है, जितने असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, शाम को, दोपहर को, सुबह एक पेट खबर आती है जी कि आज हमने कोरोना SOP की खिलाफ वर्जी पे इतनी दुकानें सील कर दी, इतने जुर्माने कर दिए, इतनी FIR करा दी। लेकिन ग्राउंड पे उसका इम्पैक्ट क्या है? जाते हैं, खुद विजिट करते और ना अगर इतनी सख्ती हो, इतने ज्यादा FIRs हो रही हो, लोगों की पकड़ धकड़ हो रही हो, तो उसका इम्पैक्ट होता है। आपकी, मैं इसलिए ये शोबाजी कहता हूँ और मैं इसलिए इसको पेपर वर्क कहता हूँ, फोटो सेशन कहता हूँ, क्योंकि इसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा। इम्पैक्ट तो तब आएगा जब अमली कार्रवाई होगी। अमली कार्रवाई हो नहीं रही, लोग सीरियस ले नहीं रहे। लोग सबसे पहले अगर शिकायत होती है तो कोरोना आ जाता है, वो कहते हैं कि जी कोरोना चेक करें, कोरोना का वेरिएंट कौन सा है, और जब वो देखते हैं ना कि डेल्टा वेरिएंट नहीं है, वो कहते हैं शुक्र है जी ऐसी बच गए, डेल्टा वेरिएंट तो नहीं है ना। अब लोगों की सोच तो यहाँ पे जा रही है, वो कह रहे हैं कि आम कोरोना हो जाए कोई बात नहीं, बच जाएंगे, पर डेल्टा वेरिएंट ना हो। और डेल्टा वेरिएंट जिसको हो रहा है वो अब हॉस्पिटल्स भरता जा रहा है, वेंटिलेटर्स आपके ऑक्यूपाइड होते जा रहे हैं, सीरियस लोग होते जा रहे हैं। ये बहस बाद में है कि क्या उसने वैक्सीनेशन करवाई थी, नहीं करवाई थी। मैक्सिमम लोग तो ना करवाने वाले ही हैं, लेकिन जिन्होंने करवाई भी है उनको भी गैर संजीदा इस तरह के ट्रीटमेंट और इस चीज़ को गैर संजीदा लेने से वो भी शदीद बीमार हो रहे हैं। तो संजीदा ना लेने का मकसद जो है सिर्फ यही है कि हमने फैसला कर लिया बजाते खुद कि अब हमने जो है ना इसको संजीदा नहीं लेना, हमने बीमार होना है। आप यकीन माने किसी भी मार्केट का रुख कर लें, हमारे शहर के जितनी बड़ी मार्केट्स हैं, कहीं पर मॉल्स में तो चलें, कहीं ना कहीं SOPs को यकीनी बनाया जा रहा है, मार्क कर दिए गए हैं, इतना डिस्टेंस रखना है। बाजारों में किसी दुकान के आपके ऐलानात के बाद जो बदमज़गियाँ हो रही हैं और उसमें जो लोग एक दूसरे से टकरा रहे हैं, आप रात का देखें वैक्सीनेशन सेंटर में, ये दिखा रहे हैं आप लंबी कतारें, बिल्कुल आप वो फुटेज देखें कि लंबी कतारें लगी, और फिर ये तो चले लाइन में लोग खड़े हैं, जब ये लोग अंदर जाते हैं ना तो एकदम दरवाजा खुलता है और वहाँ पे हर बंदा एक दूसरे को धक्का दे के, धक्कम पेल के साथ अंदर चला जाता है। और बहुत सारी जगहों पे तो इस तरह फासला भी नहीं मेंटेन किया पा रहा। अभी ये भी देख लें आप, जो ये फासला है, ये 3 फुट तो बहुत दूर की बात, 1 से 2 फुट भी मेंटेन कर लें तो बहुत बड़ी बात है। लिहाजा हम इस रेड जोन में, हमने जितनी लाइनें लगवाई हैं, हम उसमें भी रेड जोन में खड़े हैं। यानी आप कह रहे हैं कि अगर हम किसी चीज की तरफ, एहतियात की तरफ जा भी रहे हैं, लोगों को वैक्सीनेशन, फिर भी हम खतरा मोल लेके खड़े हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे। आप देखें यहाँ पे होना क्या चाहिए था, चलें आप 6 फुट मेंटेन नहीं कर सकते, आपके पास इतना एरिया ही नहीं है, आप कम से कम 3 फुट को मेंटेन करें, आप कम से कम मास्क इंश्योर करें। आप इन लाइनों में देखें कितने को लोगों ने ये फासला मेंटेन किया हुआ है। फिर जो अंदर जाके हालात, जहाँ पे बहुत जगहों पे मीडिया को बाहर निकाल दिया जाता है। खबर में ये भी मेंशन किया हुआ है उस्मान खान ने
कि गेट भी तोड़ दिया। एग्जैक्टली मैं अब उस तरफ ही आ रहा था कि चलें, एक तो ये बड़ी खूबसूरत मुनज़्ज़म फुटेज बनवाई जा रही है, एक जगह वहाँ पे जहाँ मीडिया को बाहर निकाल दिया जाता है, उनको कहते हैं जी कैमरे बंद कर दें और अब आप जरा अंदर नहीं आ सकते। उस अंदर के हालात के अंदर गेट तोड़ के, गेट फलांग के जब लोग अंदर जाते हैं, वो एक दूसरे को लिटरली धक्कम पेल में पीछे फेंक रहे होते हैं, किसी को कहीं पे और कहीं पे भी बुजुर्ग, जवान, बच्चों, खवातीन का कोई एहतराम भी बाजुकात बाकी नहीं रह जाता। हमें इन चीज़ों को जब अपने फैसलों को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, इस चीज़ को इंश्योर कराना है, चाहे बाय फोर्स कराएं। आप हमें बातें तो बहुत अच्छी लग रही हैं, हम अंदर बैठ के ये बातें कर रहे हैं, अभी कमिश्नर साहब लाइव बहुत अच्छी बातें करेंगे, बातें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है, ग्राउंड पे क्या है, आप जाके कर क्या रहे हैं। आपने विजिट किया होगा, मैं इसीलिए आपसे ये पूछ रही हूँ। हमारे पास अब ये सैकड़ों की तादाद में रात से हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि लोग वैक्सीनेशन कराने जा रहे हैं। इनफ डोज है हमारे पास वैक्सीनेशन? हमारे पास इनफ डोज क्या, हमारे पास तो इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है। किसी को ये नहीं पता कि अगर कोई बंदा बाहर जा रहा है और उसको सिंगल डोज या इमरजेंसी डोज फाइजर की देनी है, मॉडर्ना की देनी है, तो वो कहाँ जाए। किसी के पास स्टूडेंट वीज़ा है, वर्किंग वीज़ा है, तो वो कहाँ जाए। आपने कितने दिनों से आप देखें, ना कुछ सोशल मीडिया, ना सरकारी वेब पेज, ना किसी जगह पे एरियाज को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। मेरे पास कल से कोई 50 से 100 किस्म की ये क्यूरीज आ गई हैं कि जी हमें बाहर के मुल्क अभी फौरी ट्रैवल करना है, बहुत सारी डेस्टिनेशंस खुलती जा रही हैं, आप हमें बता दें कि हमें इमरजेंसी हालत में ट्रैवल करने के लिए फाइजर कहाँ से लगेगी, मॉडर्ना कहाँ से लगेगी। मैं कल से खप गया हूँ, मुझे भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं कोई दे पा रहा, तो लोगों का क्या हालात हो गए। अब यहाँ पे हम फंसे पड़े हैं, फिर कहीं पे जा रहे हैं तो फर्स्ट डोज है, सेकंड डोज का नामो निशान नहीं है, कहीं जा रहे हैं सेकंड डोज है, मैंने भी शिकायत फर्स्ट का नामो निशान नहीं है। आप अपने ऑफिस से बाहर निकल के ये पीको रोड पे चले जाएं, सामने नादरा का रजिस्ट्रेशन सेंटर है, वहां पे इतनी लंबी कतारें लगी होती हैं कि लोग अपना सर्टिफिकेट के हसूल के लिए, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जिनके पास टेक्नोलॉजीज नहीं है, जो अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो जब फिजिकली अपना सर्टिफिकेट लेने आते हैं तो लाइनें सड़कों तक होती हैं और सामने ग्रीन बेल्टों पे फैमिलियां बैठी होती हैं। हम वो अकोमोडेट नहीं कर पा रहे। तो ये बदनज़मी भी जो है लोगों को अफरा तफरी की तरफ लेके जाती है, लोग पेचीदगियों की तरफ जाते हैं, खौफ हरास की तरफ जाते हैं, लोग परेशानियों की तरफ जाते हैं। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का किरदार क्या है? यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का किरदार सिर्फ अगर बातों तक, दावों तक और 1, 2, 4 विजिट्स तक है, तो फिर तो ये काम कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। ये काम तो वहाँ पे बैठा अमला भी कर सकता है कि वो जो उठ के बाहर जाए, 1, 2 लोगों को लाइन सीधी कराए, कुछ का फासला मेंटेन करे, 4, 5, 6 क्लिप्स बनाए, तस्वीरें बनाए, मीडिया को जारी कर दे कि हम बड़े अच्छे वैक्सीनेशन सेंटर में इंतजाम कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़, जो लोग वैक्सीनेशन कराने गए हैं एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर में, ये उन लोगों के मैंने तहफ़्फ़ुज़ात सुने, इसलिए मैं यहाँ पर भी जिक्र कर रही हूँ कि मेडिकल हिस्ट्री एज सच अब कोई नहीं पूछ रहा, नहीं देख रहा कि बीपी, किसी का कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है और उसका बीपी उस टाइम किस लेवल पे है, ये चीज़ें अब रश की वजह से तो ज़्यादा इग्नोर करने लग जाएंगे ये लोग। आप देखें, पहले हुकूमत जो है वो ये इल्ज़ाम भी आयद कर रही थी लोगों पे और लोग भी गैर संजीदा थे कि वो वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे थे, लेकिन जो वैक्सीनेशन करवाने जा रहे हैं उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा घबरा के, डर के वैक्सीनेशन नहीं करा रहा। कुछ लोग वहाँ पे बदनज़मी, बद इंतज़ामी और अपने जेन्युइन मेडिकल इशूज़ और मेडिकल हिस्ट्री को इग्नोर करने के तहफ़्फ़ुज़ात ही वैक्सीनेशन नहीं करा रहा। जिसने वैक्सीनेशन कराने जाना है उसने इतना कुछ सुन रखा है, और अगर उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, वो चाहेगा कि पहले बैठ के मैं सारी चीजें डिस्कस करूं और उसके बाद में वैक्सीनेशन। और फिर वो अगर इतना बड़ा स्टेप लेने जा रहा है तो अपने डॉक्टर से पूछेगा। उसके अंदर जहरी बात है, उसने इस चीज को इम्यून करना है अपने अंदर, उसके अंदर इम्यूनाइजेशन का पूरा प्रोसेस होना है और वैक्सीनेशन ने पूरा अपना असर दिखाना है। उसको बहुत सारे उसके टेम्परेरी माइनर इफेक्ट्स हो सकते हैं, जिसमें आपको बुखार हो सकता है, आपको जुकाम हो सकता है, आपकी तबीयत में भारीपन हो सकता है, आपका सर भारी रहना, चकराना, आपके अंदर नींद गनूदगी वाली हालत रह सकती है। बहुत सारे इश्यूज है, हर बॉडी के साथ वेरी करते हैं। अब आप उनको मेडिकली गाइड नहीं कर रहे। जो खूबसूरत मॉडल पहले था, यही इंतजामिया थी, यही कमिश्नर साहब थे, यही डिप्टी कमिश्नर की पूरी टीम थी, एसीज थे। अब जब रश पड़ा है, आपने 100% वैक्सीनेशन का चैलेंज दिया है, रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं, मोबाइल वैक्सीनेशन टीमें आपके पास हैं, आपके पास स्पेशल प्रोटोकॉल टीम्स हैं, आपके पास सेक्टोरियल वाइज टीम्स हैं, आपके पास वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, आपके पास ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आवाम तो वही है, क्या पूरे पाकिस्तान से लोगों ने लाहौर का रुख कर लिया है कि आपसे संभाला नहीं जा रहा। ऐसे ही। ये तो वो हालत हमने कल रात देखी है अपने मीडिया स्क्रीन पे भी, अपनी टीवी की स्क्रीन पे भी, जिस तरह कोई खुदा ना खास्ता अफगानिस्तान बॉर्डर को, तोरखम बॉर्डर पे धक्कम पेल हो गई और वो बॉर्डर क्रॉस करके इधर आ गए। तो ये चीज़ें जो हैं वो अफरा तफरी का सबूत देती हैं इंतजामिया
के अंडर कंट्रोल ना होने का सबूत देती है। सेकेंडली एक और चीज़ यहाँ पे मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि जो लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं उनके लिए भी कोई हेल्प डेस्क होना चाहिए। लोग बड़ा मेंटली परेशान हो गए हैं जिनको वैक्सीनेशन के बाद बुखार हो रहा है या फिर कोई वैक्सीनेशन के असरात हो रहे हैं, तो कोई ऐसा मोबाइल यूनिट या तो होना चाहिए, हेल्पलाइन होनी चाहिए जहाँ पर कोई आपका मेडिकल प्रोफेशनल अवेलेबल हो और लोगों को गाइड कर सके। और ये इतना मुश्किल काम नहीं है। हाँ। आपका छोटा सा मेडिकल मोबाइल जो है वो कॉल सेंटर वक्ती तौर पे बना दिया जाए, उसके अंदर डॉक्टर्स बैठे हो, वो लोगों की काउंसलिंग करें, वो उनको समझाएं कि कोई बात नहीं, अगर आपका 100 पे बुखार जा रहा है, आपका 99 पे है, आपका 101 पे है, 2-3 दिन इसको देखें, मॉनिटर करें, ज़रूरत पड़े 2 गोली जो भी वो सजेस्ट करें मेडिकली वो दें। अगर किसी को देखें कि वो साइकोलॉजिकली बहुत इसको अपने ऊपर ले रहा है कि जी पता नहीं मुझे क्या होने लगा है, हमारी रोरियों की आदत भी तो है ना कि वो कहते हैं पता नहीं मैं नहीं रहना हूँ, तो वो जो उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा कंसोल करे, तो उसको समझाए। इंतजामिया की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब हमने अगर वैक्सीनेशन पर जोर दिया, उससे जुड़े इंतजाम अगर हम नहीं देख रहे तो फिर जी ये मिसमैनेजमेंट ही होगी। ब्रेक के बाद वापस आके कुछ बात करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी की गई है इस पर शुक्र अदा करना है, गवर्नमेंट का शुक्र अदा करना है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, किसका? लेकिन LPG की कीमतों में 5 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है। अब थोड़ा सा ये चीज़ें समझ से बाहर हैं, ये जो तजाद आ जाता है, एक जानिब कमी एक जानिब इजाफा, मजाक किया जा रहा है। ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। डिस्कस क्या करना है, आवाम के लिए रिलीफ। एक सुर्खी ये लगाई गई है और एक सुर्खी ये लगाई गई है कि जी LPG की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। रिलीफ किस नाम का है? अब जो LPG जिन सारिफीन ने ख़रीदनी है, रिलीफ उस आवाम के लिए नहीं है। और फिर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के नाम पर, कमी के नाम पर मजाक किया गया है, उसको रिलीफ कहते हैं। दुर्रे नायाब आप ही बता दीजिएगा। अच्छा, वो एक इंसान जख्मी होता है ना, तो उसका एक जख्म पे मरहम लगा के एक नया जख्म पैदा करना है। आजकल रिलीफ गवर्नमेंट का इसका नाम। सही कह रहे हैं आपने एक तरफ 1.5 रुपया 1.25 रुपया कम करके बहुत बड़ा एहसान अजीम किया, जबकि तजवीज़ 3 रुपये के करीब थी। और इसी तरह आपने 5 रुपये LPG बढ़ा के वही मरहम जो है ना वो बैलेंस करके आपने एक नया जख्म दे दिया। तो अगर ऐसा रिलीफ देना है, ये रिलीफ नहीं है, ये मैथमेटिक्स के साथ एक खिलवाड़ है और आवाम को हिसाबी जो आसाबी और हिसाबी मार देना, पागल बना रहे हैं। एग्जैक्टली पागल बना रहे हैं कि आप उनको हिसाब में भी मार दे रहे हैं, आप उनको आसाब में भी मार दे रहे हैं, आप उनके नर्व से भी खेल रहे हैं और आप उनकी जेब से भी खेल रहे हैं। पेट्रोल तो चले ठीक है, आपने कभी जाना है, कहीं आना है, आपके पास लोकल ट्रांसपोर्ट भी है, कोई दोस्त यार की मदद भी है, कोई लिफ्ट भी है, कोई गाड़ी किसी की मांग रही, लेकिन आपके घर का चूल्हा जलना है, आपने LPG यूज़ करनी है, आपके घर के अंदर सिलेंडर, अभी लाहौर जो है 100% सुई गैस वहाँ पे नहीं है, 70 से 30% के करीब जो शहर इतना तेजी से कर रहा है अब जहाँ पर ये फैसिलिटी नहीं है। और वैसे भी सुई गैस का मीटर लगवाना भी बहुत मुश्किल काम है। LPG की खपत पिछले 1 साल में 100 गुना या आप कह लें जी 100% जो है वो तकरीबन बढ़ चुकी है। और इन्फ्लेशन जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है, कहाँ पे ये 80 रुपये 85 रुपये की LPG जो थी वो मिलती थी और आज जो है वो 150 को भी छू के वापस आई है और अभी पता नहीं आगे क्या हालात होने वाले हैं। आप एक दफ़ा वहाँ पे जख्म दिए जा रहे हैं, इधर से आप 1 रुपये का रोना रोते जा रहे हैं और हालात ये है कि पेट्रोल इस कदर महंगा हो चुका है कि जो कौम कहती थी ना कि हम 100 रुपये पेट्रोल जो है वो भी अफोर्ड कर लेंगे, आज वो भी रोने उनके निकले हुए हैं और वो इस पे बात करने को तैयार नहीं है। पेट्रोल महंगा नहीं ना हुआ, ओवरऑल हर चीज़ महंगी हुई है। तो आपने सिर्फ ये पेट्रोल नहीं डलवाना, आपने खाना भी खाना है, आपने बिजली के बिल भी देने हैं, आपने दीगर अशिया जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बिल भी देने हैं। हर जगह पे तो जिसका जहाँ जो बस चल रहा है वो करता चला जा रहा है, उस पर आप 1 रुपये कमी करके ढिंडोरा पीटें और ढिंडोरा भी पीटे और ढिठाई के साथ इस बात को कहें जी कि हमने बहुत ज्यादा रिलीफ दे दिया जी। हमने क्या रिलीफ होता था माजी में जो हम रिलीफ दे रहे हैं और वो क्या हुकूमत जो है वो बर्डन बर्दाश्त करती थी जो हमारे दौरे हुकूमत में बर्डन बर्दाश्त किया जा रहा है। भाई क्या जुल्म जो है वो सरकार के साथ माजी में होता था जो हमारे साथ हो रहा है, भाई आप बता दें आपके साथ क्या जुल्म हो रहा है। अब हमें सिर्फ इस बात की सजा दी जाएगी कि पिछले 10 साल चूंकि कोई और हुकूमत कर गया और पिछले 10 साल के अंदर किसी और के ऊपर इल्जामात हैं, लेकिन अवाम अब भुगते इसको जी। और अवाम को जो आपने ख्वाब दिखाए थे कि जी आप आके 1 साल के अंदर ये कर लेंगे, हमारे एक साबिक वफाकी वजीर शायद मौजूदा भी हूँ, उन्होंने कहा था हम 100 दिन के अंदर हम ऐसा कुछ कर देंगे कि कमाल हो जाएगा और 100 दिन के बाद जो उनकी कार्रवाई थी वो खुद न रहे उस सीट पे। तो भाई इस तरह के अगर मामला चलाने हैं, इस तरह की चीज़ें आपने करनी है
तो ये तो हिसाब किताबी मार में तो पहले ही गरीब अवाम मर रही है। जिसका चूल्हा पहले नहीं जलता था 2 टाइम, अब वो 1 टाइम पे आ गया है, और जिसका किचन जो है वो मुश्किल पूरा होता था, उसने तो अपनी सारी ज़रूरियात की कुर्बानी दे दी है, उसने अपनी ख्वाहिशात मार डाली हैं, उसने हर चीज़ पे मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कोई बहुत ज़्यादा जो है ना वो लोगों को ये देखा कि जी वो नए कपड़े ले रहे हैं ईदों पे, वो नई शॉपिंग कर रहे हैं, और इतनी ढिठाई के साथ एक महदूद लोगों को जो हमारे उमरा हैं, हमारे शुरफा हैं, अमीर लोग हैं, अफोर्डेबल कम्युनिटी है, उसका मजाक उड़ाया जाता है जी कि वो तो बहुत ज़्यादा जी गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें ले रहे हैं, वो तो बड़ी शॉपिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब अवाम गरीब है। भाई वो तो शायद 5 to 6% ना हो। सिर्फ एक दफा बाहर जाके आम आवाम में खड़े होके देख लें, आप अंदाजा हो जाए। चले मैं मानता हूँ 10% है हमारे पाकिस्तान का, आप 10% को ताना दे के 10% का ताना दे के 90% के एहसासात और महरूमियों का मजाक उड़ा रहे हैं, ये कहाँ होता है मुझे बताएं। बिल्कुल आप उस गरीब तबके का जो शायद अब डेली वेजेस पे आ गई है, जिसके बाद दिन की दिहाड़ी हो तो चूल्हा जलता है, महीने का राशन हो तो काम पे उनका चलता है, नौकरी जिसके पास थी वो आधे पे रह गए हैं, किसी की तनख्वाहों को कट लग गया है, किसी के फाइनेंशियल बर्डन की कंपनी नहीं बर्दाश्त कर सकी। अपनी अपनी कहानी है, हर किसी के अपनी। अच्छा, मेरिट हो रहा है तो हर बंदा मेरिट पे जो है ना वो ख्वार हो रहा है, हर बंदा मेरिट पे डिस्टर्ब हो रहा है, हर बंदा मेरिट पे बर्डन बर्दाश्त कर रहा है, हर बंदा मेरिट पे परेशानियों और महरूमियों में मुब्तला हो चुका है। मेरिट है जी, बहुत अच्छा मेरिट का राग लापा जा रहा था कि इस मेरिट को लेके अब हमें एवेल्युएशन करें तो हम क्या करें जी कि 120 रुपए से पेट्रोल जो है ना वो बहुत ज्यादा मेहरबानी करके इंतहाई सस्ता करके 118 रुपए कुछ पैसे का कर दिया है। भाई इसमें क्या मस्बत खबरें आ सकती हैं। हम पे ये भी प्रेशर डाला जाता है जी कि आप बहुत ज्यादा महंगाई का रोना रो रहे हैं, बाहर मार्केट में तो नहीं है। अब मार्केट में आप और मैं तो शायद जाते हैं, पूछे कितने वुज़रा ने कितनी मार्केटों का विजिट किया, कितने वुज़रा कितनी आबादियों में गए, कितने वुज़रा कितने गरीब लोगों के घरों में गए। एक छोटा सा इशू बनता है और छोटे से इशू में क्या होता है कि डीसी साहब जाते हैं, 50,000 का सर्टिफिकेट दे आते हैं, एक डेली वेजेस नौकरी दे देते हैं। भाई अगर इस तरह की 100 कहानियां रोज एयर होंगी, क्या आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप 100 खानदानों को उठा लेंगे? बिल्कुल, ऐसे तो हजारों लोग इससे ज्यादा लोग तंगदस्ती की जिंदगी गुजार रहे हैं। और अगर आपकी कैपिटल सिटी में आपके ना ये कैपिटल सिटी जहाँ पे तमाम चीजें मुयस्सर हैं, जहाँ पे सहूलतें हैं, हॉस्पिटल्स हैं, आपके पास रोजगार के मौके हैं, आपको दिहाड़ी मिल जाती है कहीं ना कहीं, अगर वहाँ पे ये हाल है तो आप मुझे बताएं पंजाब के 36 अजला में क्या हालात होंगे? बिल्कुल आपने सही कहा। आप छोटे शहरों में क्या हालात होंगे? बिल्कुल आपने सही कहा, उन छोटे शहरों की तरफ तो मेरे ख्याल से किसी की नजर भी नहीं पड़ती। खैर ये तो है जी हुकूमत का हालात, और हुकूमत ने जो नजर करम अवाम पे की असरात, लेकिन कुछ मसीहा भी हैं, उनका हमने जिक्र करना है। अभी एक अपडेट आई है, हमारे साथ कज़ाफ़ी भट्ट साहब मौजूद थे, उन्होंने अपडेट किया। हमने बात की थी जी कोई मसीहा भी है जो कि दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए हमेशा कोशा रहता है। गौहर एजाज साहब की मैं बात कर रही हूँ, जिनकी जानिब से जिना हॉस्पिटल में मुफ्त अद्वियात के हवाले से ऐलान किया गया है कि मरीजों को मुफ्त अद्वियात जो हैं वो फराहम की जाएंगी। इसका मुआहदा तय पा गया है। इसकी डिटेल क्या है ब्रेक के बाद आके आपको बताएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, अगली खबर की तरफ चलेंगे। अगली खबर हमारे पास है जी, गौहर एजाज फाउंडेशन की जानिब से गरीब मरीजों के लिए ये बड़ा इकदाम उठाया गया है। जहां हमने बात की कि हुकूमत क्या एहसानात कर रही है, तो हुकूमत के एहसानात तो एक जगह अस्पतालों में इंतजामात हमने देखे हैं कि किस तरह से हॉस्पिटल की प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, MTI एक्ट की तरफ जा रहे हैं, जो सहूलियात थी वो भी ख़त्म कर दी गई, मशीनरी ख़राब, लिफ्ट्स ख़राब, स्ट्रेचर नहीं है, चेयर्स नहीं है। ऐसे में हमने हमेशा गौहर एजाज साहब की खिदमात जो हैं वो पेश देखी हैं, दुखी इंसानियत के लिए उनकी जो खिदमात हैं। और अब जो महंगाई के इस दौर में, मुश्किल के इस घड़ी में मरीज़ों के लिए सबसे बड़ा स्टेप उठाया गया है, वो है जी मुफ्त अद्वियात जो कि जिनाह अस्पताल में फराहम की जाएंगी। दौरे नायाब कैसे देखते हैं? अच्छा देखें, इससे पहले यही गवर्नमेंट जब इक़्तिदार में नहीं थी वो कहती थी कि सरमायादारों ने इस मुल्क के लिए किया क्या है, और वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते थे कि जी सरमायादार जो हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो किसी टेक्सटाइल या किसी मिल के ऑनर हैं, वो तो देखें जी बड़ा यहाँ पे ना इस्तेहसाल होता है। लेकिन मैंने गुज़िश्ता 12 से 13 सालों के अंदर पहले फ्रेंड ऑफ PIC को बनाया, गौहर एजाज साहब ने अपने तमाम सरमायादार दोस्तों को इकट्ठा किया, उनके आगे ये प्रपोजल पेश किया कि अगर सरकार नहीं कर पाती, और सरकार का ये बुनियादी काम है जो वो नहीं कर पाता, लेकिन बहैसियत इंसान और बहैसियत अल्लाह ताला ने जो एक आला तबके में रखा है, उनको वसाइलदार बनाया है,
क्या हमारा ये फ़र्ज़ नहीं है कि हम इनके लिए कुछ करें? उस वक्त फ्रेंड्स ऑफ PIC का बुनियाद रख के इतना खूबसूरत तरीके से आज एक इतनी बड़ी इमारत, शानदार इमारत खड़ी हो गई। बिल्कुल। उसके अंदर तमाम फैसिलिटीज़ जो सरकार नहीं दे पा रही थी, जो सरकार की जिम्मेदारी थी, वो वहाँ पे प्रोवाइड की गई। उसके बाद आपने देखा कि जिन्ना हॉस्पिटल में शेख इजाज डायलिसिस सेंटर को कितना स्टेट ऑफ आर्ट बनाया, और मैं कितने प्रोग्राम्स में उनके जाके मैंने देखा, वाकई वहाँ पे जिस तरह डायलिसिस किए जा रहे हैं और जो मशीनरी वहाँ पे अवेलेबल है, मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी उस तरह से चीदा मकाम और वेल ट्रेन अमला वहाँ पर रखा गया, वेल ट्रेन अमला, और एक कॉर्पोरेट सेक्टर का कल्चर दिया गया कि ऐसा अमला जो जितनी खुश इखलाकी से पेश आएगा, चाहे वो वार्ड बॉय है चाहे नर्स है, उनको इजाफी तौर पर उस खुश दिली से पेश आने का भी इनाम बतौर एजाज या खुद जाके देते हैं हर साल इनाम। अच्छा, अब ऐसा सरमायादार जो ना सिर्फ सरमायादारों को लेके साथ चलता है, एक अच्छे काम में शामिल करता है, बल्कि सारा दिन इस चीज़ पे भी मेहनत करता है कि मैंने एक एक पैसा जोड़ के जिस बंदे के लिए जिससे लिया है उसको मैंने सही मकाम पे लगाना भी है और सही मकाम पे जस्टिफाइड भी करना है। एक इतना बड़ा बिजनेसमैन, अब ये सवाल आता है कि जी वो कैसे टाइम निकालता होगा? भाई जाहिर बात है, वो आवाम के लिए निकालता है, वो अल्लाह के लिए निकालता है, वो दुख इंसानियत के लिए निकालता है, लेकिन आपके अंदर कुछ करने की विल होनी चाहिए। सरमायादार का जो रूप हमारे सियासतदान पहले हमें दिखाया करते थे, वो तो चलने पीछे रह गया। अब जो सरमायादार का रूप इस मुश्किल वक्त में आया, फिर कोविड के दिनों में जो कुछ किया गया, तो मैं समझता हूँ कि गौहर एजाज साहब की और उनकी पूरी फाउंडेशन की और उनके जितने भी फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स हैं, फ्रेंड ऑफ PIC हैं, शेख एजाज डायलिसिस सेंटर हैं, ये लाहौरियों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है और नेमत से कम नहीं है। इस फरसूदा निज़ाम में, इस दावों के निज़ाम में, जहाँ हुकूमत एक पैनाडोल की गोली ना फराम कर सके, अगर वो भी कोई आके आपको एक गोली दे दे, आपको 3 दिन की दवाई दे दे, 2 दिन की दवाई दे दे, आपको दुखी इंसानियत को वहाँ पे वो थोड़ा सा मदावा कर दे, तो इससे बढ़ के क्या मिलेगा? आप अल्लाह ताला किसी के दिल में जब कोई रहम डालता है तो उससे अच्छे काम करवाता है, और अगर किसी से अच्छे काम नहीं हो रहे होते ना, वो सिर्फ तनकीद करता है। बिल्कुल, वो सिर्फ ये कहता है जी कि लें जी ये भी पता नहीं क्या है जी, देखें जी ये भी है। भाई देखें, आप किसी का एक वक्त का दुख ही बांट लें तो मैं कहता हूँ कि इससे बड़ी बात है। बिल्कुल सही। और आप अपनी जेब से किसी को, अब 150 वाला तो दौड़ गया, अब तो दवाई स्टार्ट ही 500,000 से होती है। आप किसी को एक वक्त की दवाई भी लेके दे लें तो कितनी बड़ी बात है। फिर आप अपने साथ अपनी कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर लें, आप किसी के लिए किसी दोस्त से 4 पैसे तो मांग के देखें, आपको आइडिया हो जाएगा ये कितना मुश्किल काम होता है। और ये किया गौहर एजाज साहब ने और करके दिखाया। और अब माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि 3 से 4 और 4 से 5 और आगे 5-6 और प्रोजेक्ट्स उनकी पाइपलाइन में है, और वो भी सारे हेल्थ के हैं। उन्होंने हेल्थ सेक्टर पर इतना काम किया है कि मैं हैरान हो जाता हूँ कि एक बंदा जो बिजनेसमैन है, जिसकी कोई मेडिकल की एजुकेशन नहीं है, जिसकी कोई मेडिकल की तालीम नहीं है, एक दफ़ा मैंने उनके मुंह से ज़रूर सुना कि गालिबन उनकी वालदा या उनके वालिद को कभी डायलिसिस का कोई इशू रहा, बिल्कुल, जिसके बाद उनके दिल में ये ख्याल आया कि भाई आज के बाद डायलिसिस जो है वो किसी का इस तरह से ज़ाया नहीं होगा। और ये बारहा खुद गौहर एजाज, और मैंने एक दफ़ा ये उनके मुंह से सुना। तो इस तरह भी किसी को तरवीज मिलना और इस तरह किसी बंदे ने जुड़ जाना, मैं बहुत कम मिसालें देखी हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और ये चीजें सिर्फ डिस्कस करने का और ये सरमाया हमारे जी, ये हमारे लाहौर का, हमारे कौम का, एक्चुअली ये हमारा सरमाया है। मुझे इस खबर को वाइंड अप करना है, लेकिन साथ पे ये भी जिक्र करती चलूं, 30 करोड़ से 4 ऑपरेशन थिएटर बनाने का ऐलान किया गया है। मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी जो है वो भी की जाएगी, और ये सारा प्लान जो है बनाया गया है जिससे जिन्ना हॉस्पिटल में आने वाले मरीज जो हैं वो मुस्तफिद हो सकेंगे। तो हम ज़रूर दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इसका अजर भी दे और मज़ीद लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक गौहर एजाज साहब को अता फरमाए। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने अगली खबर की तरफ जाना है। हुकूमती खजाने को बड़ा धचका कैसे लगा? ऑरेंज ट्रेन जो है वो सालाना 9 अरब रुपए के खसारे का सामना करना पड़ रहा है। ये प्रोजेक्ट लाए इसलिए गए थे कि आवाम को सहूलत मिलेगी, सब्सिडी फराहम की जाएगी और मुल्क का जो है वो फ़ायदा भी होगा, लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है, इस पर आते हैं ब्रेक के बाद। वो ये बातें हाईलाइट करती थी कि 8 अरब रुपए का जी है लमसम एक खसारा सालाना जो है वो है। उसके बाद वक्त के साथ साथ जिस तरह डॉलर रेट का इन्फ्लेशन हुआ और जो मेट्रो बस के बाद ऑरेंज लाइन के लिए एक्सपेक्टेड राइडरशिप थी वो मीट नहीं हो सकी, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन तो 2 लाख से ऊपर 2.5 लाख और 3 लाख के करीब थी। लेकिन इस टाइम अगर मैक्सिमम खींच की भी बात की जाए, शायद एक दफ़ा 1 लाख और 1 लाख को क्रॉस किया हो। और बीच में जो सिनेरियो रहा, कभी ये लॉकडाउन पर डालते रहे, कभी ये मेट्रो के जो ऑरेंज लाइन की जो इश्यूज़ थे उनको
कोविड से रिलेट करते रहे। किसी वक्त लाहौर शहर में रिस्ट्रिक्शंस इतनी ज़्यादा रहीं कि आम जो सफ़र करने की इजाज़त नहीं थी, मेट्रो बस के साथ साथ ऑरेंज लाइन सर्विस भी बंद रही। ठीक है, सारे इशू समझते रहे। अब डॉलर रेट, इन्फ्लेशन, खसारा, आपकी राइडरशिप ना होना, अब तकरीबन ये 12 अरब रुपए के करीब जो है वो सालाना खसारा पहुंच चुका है। इसमें अगर 2 अरब रुपए आपकी जो सूद है, आपकी जो किस्त है चीनी बैंक को, एग्जिम बैंक को, अगर वो माइनस कर दें और उसके बाद आप जो रनिंग एक्सपेंस हैं, रनिंग एक्सपेंस को बेयर करने के लिए जो राइडरशिप से आपको आमदन हो रही है उसको डाल लें, तो फिर भी आप 9 अरब रुपए के खसारे पे है। अच्छा। 9 अरब रुपए सरकार को कहाँ से डालना है, किस तरह चिप इन करना है, किधर से पैसा आना है, क्या जाना है, ये अभी कोई पता नहीं। अभी ये एक साइड है। अभी इस खबर के बाद, और अगर मैं कभी मुस्तबिल में वक्त मिलता है तो एक इसके जो कॉन्ट्रैक्ट में इसका महंगा तरीन कॉन्ट्रैक्ट करने के अंदर जो बेज़ाब्तियाँ सामने आएंगी वो एक और अलग चैप्टर है कि आपने इतना ज़्यादा इसका प्राइवेट महंगा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है कि वो इसकी कॉस्ट से भी भारी पड़ रहा है। सही। और अगर आप उसको आइंदा 5 या 10 साल के साथ कंपेयर करें तो इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत हद तक मीटअप कर चुका होगा। सही। तो ऐसा महंगा ऑपरेशनल कॉन्ट्रैक्ट करना भी एक सवालिया निशान है। मास ट्रांजिट अथॉरिटी पे चले, वो तो चैप्टर बाद की बात है, लेकिन इस वक्त 9 अरब रुपए कहाँ से पूरा करना है? आपने कमर्शियल प्लान बनाया, आप उस पर पूरा नहीं उतर सके। आपने कहा जी कि हम तमाम स्टेशन को कमर्शियल कर देंगे, वहाँ पर रेल फेल होगी, लोग हमारे आगे पीछे हैं, हम उनको शॉप्स दे देंगे, हम उनको शोरूम्स दे देंगे, हम इसको रेंटल बुनियादों पे बड़ा ज़बरदस्त उठा देंगे। फिर इन्होंने कहा जी कि हम साइनेज करेंगे, हम एडवर्टाइजिंग करेंगे, मैसिव एडवर्टाइजिंग। लाहौर में मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन पे सफ़र कर रहे होंगे तो लोग इश्तिहारात देखेंगे, स्टेशंस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजिंग होगी, बड़ा स्कोप है जी, बड़ा ज़बरदस्त हमने हालात देख लिए स्टेशंस के, आपने हालात देख लिए। उसके बाद इन्होंने कहा जी कि हम अब मल्टी नेशनल कंपनियों को इन्वॉल्व करेंगे, वो इसके अंदर और ट्रेन के बाहर, वो इसको कमर्शलाइजेशन करने के लिए तमाम प्लान करें। कुछ नहीं हो सका। आपने ट्रेन के हालात देखे? आप ट्रेन अच्छी खासी, मेट्रो बस के हालात देखे आपने? आप अच्छी खासी ट्रेनें थी, ट्रेन अब गंदगी की तरफ जा रही है। लोग वहाँ पे जो सफाई के हालात हैं आप वो देखें। हमारी कौम तो वैसे भी आपको पता है वो लिखने की बड़ी शौकीन है, वो ट्रेनों में कभी कोई कुछ लिख के जा रहा है, कभी कोई निशान डाल के जा रहा है। उसके अलावा जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जो हमारे स्टेशंस हैं, वो मेंटेनेंस मुसलसल ना होने की वजह से कहीं से कोई टाइल टूट रही है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, आपको साथ साथ चीजें जो करनी पड़ती है। दुनिया अब हमारे पास वक्त बहुत कम है, तो थोड़ा सा लोग भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं। जो इस तरह की चीजें आप लोग की सहूलत के लिए उसको उसी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आप हेडलाइंस जानिए, जिसके बाद ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अभी जो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक इस वक्त चल रहा है, हर जुबान ज़द-ए-आम है कि वैक्सीनेशन करवाई है या नहीं करवाई। हमारे अपने ऑफिस में जहाँ कहीं भी मैं लोगों को देख रही हूँ, यही डिस्कशन करते लोग नज़र आ रहे हैं कि वैक्सीनेशन करवाई है, नहीं करवाई। कोई लोग वैक्सीनेशन, कुछ लोग जो हैं उसके लगवाने के बाद के असरात डिस्कस करते नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग ये शिकायतें करते नज़र आ रहे हैं कि वो वैक्सीनेशन लगवाने गए लेकिन घंटों लंबी कतार में वो खड़े होने के बावजूद भी वैक्सीनेशन नहीं लगवा सके। और कुछ लोग जो कि वैक्सीनेशन अपनी मर्जी की लगवाना चाह रहे हैं, जो अवेलेबल हैं, साइनोवैक है और इसके साथ साथ मॉडर्ना है, दूसरी वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है। अब लोग जो हैं कोई फाइजर लगवाना चाह रहा है, अब लोग अपनी चॉइस पर भी वापस आ रहे हैं कि जी उनको जो वैक्सीनेशन चाहिए वो वही लगवाएंगे। आप सोशल मीडिया से, लोगों के एक्सपीरियंस से जैसा लोग सुन रहे हैं उसी तरफ जा रहे हैं। खैर, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि हमने आज के शो में डिस्कस करनी है। साथ ही साथ लोग जो हैं वो ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि जी ये जो रिस्ट्रिक्शन वैक्सीनेशन के लिए लगाई गई हैं, ये जो है वो उनके साथ अच्छा सलूक नहीं बरता जा रहा। पेट्रोल नहीं मिलेगा, फार्मेसीज़ में नहीं आप जा सकते, रेस्टोरेंट में नहीं आप जा सकते, मतलब हर जगह जहाँ कहीं पे भी आपने जाना है सबसे पहले आपसे तस्दीक की जाएगी कि आपने वैक्सीनेशन की है या नहीं की। अब इस पे आम आवाम का रद्द-ए-अमल क्या है? सबसे पहले जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं वो आपके साथ शेयर कर। वैक्सीनेशन कराने के लिए गए हैं, वो आपने उनके तासुरात सुने कि वैक्सीनेशन जिनको नहीं मिल रही है, जिन लोगों ने बैरून मुल्क जाना है, उन लोगों को कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन अभी अवेलेबल नहीं है, कब आएगी ये कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। तो लोगों को बहुत सारे मसाइल का सामना है। सेकेंडली, अब जब पाबंद किया जा रहा है तो हमने रात के मनाजर भी आपके साथ शेयर किए कि किस तरह एक्सपो में लंबी लाइनें लगी थीं और वहाँ पर जो हालात थे, जिस तरह समाजी फासले को नहीं देखा जा रहा था, लोगों ने गेट तोड़ दिया अंदर दाखिल होने के लिए।
थोड़ी मिसमैनेजमेंट देखने में आई। इस चीज़ को भी जो है हम ज़रूर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इन चीज़ों को जो है मैनेज करना है, कितना ज़रूरी है। आपने वहाँ पर भी SOPs को फॉलो कराना है। ऐसा तो नहीं है कि अगर लोग वैक्सीनेशन कराने के लिए जा रहे हैं तो वो जितनी मर्जी जो है वो एहतियात करें ही ना, मास्क पहने ना, ये चीज़ें तो हम नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। खैर, जो रिस्ट्रिक्शन सबसे पहले लगाई गई हैं उस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ कमिश्नर लाहौर कैप्टन मोहम्मद उस्मान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल हैं आपके? जी सर, आप सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? हेलो जी कैप्टन उस्मान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कैप्टन उस्मान साहब, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है सर आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल खैरियत सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इस वक्त जो टॉपिक, जो मामला हर ज़ुबान ज़द-ए-आम है, मैं वहाँ से ही स्टार्ट कर लेती हूँ। अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं कराई तो जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उस पर अमल दरामद शुरू हो गया है। हमने शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद देखी जिनमें डर और खौफ था कि जी वैक्सीनेशन कराने पहुंच जाए, नहीं तो ये तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो आप बताइएगा, फर्स्ट से कहा जा रहा था कि इन तमाम रिस्ट्रिक्शन पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा, इस पर इम्प्लीमेंट हो चुका है क्या? जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। ये खौफ व हरास फैलाना या ये जिम्मेदारी लोगों में डालना ही मकसद था इस पूरी की पूरी एक्टिविटी का। हमने 10-12 दिन पहले से बता दिया था कि डेडलाइन जो है वो अप्रोच कर रही है और लोग जो है वो अपनी वैक्सीनेशन ज़रूर करा लें। हमारे पास अब ये इन्फॉर्मेशन है कि लाहौर में 40% लोगों ने 18 साल से ज़ायद उम्र के 40% लोगों ने कम से कम एक वैक्सीन जो है वो लगवा ली है। दूसरी साइड पे हमारे पास ये भी इन्फॉर्मेशन है कि ऑब्वियसली फिर 60% लोगों ने बिल्कुल भी नहीं लगवाई भी। आज से 17 साल के लोग भी एलिजिबल हो गए वैक्सीन लगवाने के लिए। तो ये जो 40% का नंबर है, ऑब्वियसली जब 17 की प्रैक्टिस में ऐड होगी तो ये ड्रॉप हो जाएगा और 60 वाला जो नंबर है वो बड़ा हो जाएगा। अब शायद ये वक्त आ गया है कि हम तमीज़ करें या फ़र्क डालें उन लोगों में जिन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई है और वो लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई। और अगर हम ये तमीज़ नहीं करेंगे, लोगों के अंदर ये फ़र्क नहीं डालेंगे, तो शायद वैक्सीन लगवाना या ना लगवाना किसी इंसेंटिव या डिस इंसेंटिव का हिस्सा नहीं बनेगा और लोगों में कोई इंसेंटिव नहीं होगा वैक्सीन लगवाने के हवाले से। हमें इस बात का इल्म है कि हम सब लोगों के लिए इस वक्त ये ज़रूरी है कि तमाम लोग वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि वायरस जब तक सर्कुलेशन में रहेगा तब तक ये लोगों के लिए ख़तरे का बायस है। और ये हमारे मुशाहिदे में है बात कि वैक्सीन लगवाने से डिज़ीज़ की जो स्वेरिटी है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। और ये भी हमारे मुशाहिदे में है बात कि इस वक्त जो लोग हॉस्पिटल्स में पड़े हुए हैं उनमें ज़्यादातर लोग वो ही हैं, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी उन लोगों की है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई। और जो अस्पताल से लोग सेहतियाब होकर जाते हैं उनमें ज़्यादातर लोग वो होते हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई होती है। सो ये बड़े क्लियर कट एविडेंसेस हैं हमारे पास। तो इसी वजह से ये सख्ती वाली रजीम यहाँ पर हम ला रहे हैं, जिसको हम ऑब्लिगेटरी वैक्सीनेशन रजीम कह रहे हैं। यानी कि अब अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई तो हम कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो आपको डिनाई करेंगे। और जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन का ताल्लुक है, आज पहला दिन है, इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गई है। इम्प्लीमेंटेशन में आप आने वाले दिनों में सख्ती भी देखेंगे। दी आइडिया इज़ कि हम लोगों को ये बात बताएं कि अगर उन्होंने टीका नहीं लगवाया हुआ तो बाहर की ज़िंदगी आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल है। आपको कहीं ना कहीं तकालीफ होंगी, आपका कोई ID कार्ड मांगेगा, उसको चेक करेगा। हमारे पास मैकेनिज़म्स मौजूद हैं, हम उन मैकेनिज़म्स को मज़ीद रीइंफोर्स भी करेंगे। तमाम सेक्टर्स भी हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। सेक्टर्स के इल्म में है ये बात कि अगर उन्होंने वायलेशन की तो सबसे पहला नुकसान उन्हीं का होना है। कैप्टन उस्मान साहब, हमने लोगों में कल से खौफ व हिरास देखा और जो हमने एक्सपो के मनाजिर रात गए अपने नाज़रीन के साथ शेयर किए, एक लंबी कतार लोगों की थी और धक्कम पेल देखने में आई। हर किसी की कोशिश ये थी कि वो वैक्सीनेशन जो है वो टाइमली करवा ले। हमारे पास वैक्सीनेशन इनफ मौजूद है और इतनी बड़ी तादाद में हम लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हैं? जी अच्छा सवाल आपका, बहुत अच्छा सवाल। मैं देखें जी, जब हम ये कंपल्सरी रिजीम की बात कर रहे हैं कि जब हम लोगों को कह रहे हैं कि आपने वैक्सीन करवानी है अदरवाइज़ आपको सर्विसेज नहीं मिलेंगी, तो उसमें दो चीज़ें जो हैं वो लाज़िम व मलज़ूम है। एक तो हमारे पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वैक्सीन की, दूसरी हम कहाँ तक लोगों के करीब या लोगों के पास पहुँचे हैं ये सप्लाई लेके। पहले हमारे पास चंद सेंटर्स थे शहर में। आज जब हमने ये कंपल्सरी रिजीम लाई है तो शहर के अंदर हर यूनियन काउंसिल में कम से कम एक सेंटर है। बहुत सारी ऐसी यूनियन काउंसिल्स हैं जहां 2 से 3 सेंटर्स भी मौजूद है। सो
हर यूनियन काउंसिल में कम से कम एक सेंटर पहुंचाने के बाद हमने ये फैसला किया कि अब हम लोगों को, अनवैक्सीनेटेड लोगों को सर्विसेज की डिनाइल करेंगे। और हमारे पास ना सिर्फ फर्स्ट डोज अवेलेबल है, हमारे पास सेकंड डोज भी अवेलेबल है, हर तरह की वैक्सीन सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल है। पीछे से जो हमारी सप्लाई लाइन है वो भी बहुत अच्छी सिक्योर्ड है। तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि वैक्सीन की अनअवेलेबिलिटी का भी इशू नहीं, आइए वैक्सीन लगवाइए। तमाम वैक्सीन जो हम अपने सेंटर से लगा रहे हैं वो WHO अप्रूव्ड हैं, उनमें एफिकेसी है, वो मुफीद है। तमाम लोगों को वो वैक्सीन लगवानी चाहिए। अपनी प्रेफरेंसेस जो है तमाम वैक्सीन का जिक्र किया, मैं यहाँ पर जरूर ये जानना चाहूंगी, लोग जो है वो वैक्सीनेशन को लेकर बहुत ज्यादा चूजी हैं। सोशल मीडिया पर लोगों के एक्सपीरियंस देख रहे हैं, किसने कौन सी वैक्सीन लगवाई, उसका क्या असर हुआ, कोई साइनोवैक लगवाना चाह रहा है, कोई फाइजर लगवाना चाह रहा है, कोई मॉडर्ना लगाना चाह रहा है। तो इस पर आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्या जो वैक्सीनेशन अवेलेबल है वही उन्हें लगवानी है, किसी वैक्सीनेशन का कोई नुकसान नहीं? सेकेंडली, जिन लोगों ने बैरून मुल्क जाना है वो शिकायतें कर रहे हैं कि जी बैरून मुल्क के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं, और अमला कह रहा है कि जी उनको भी नहीं पता कब मिलेगी वैक्सीनेशन। जी, बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैं, बड़े वैलिड क्वेश्चंस हैं। मेरे ख्याल है इसके ऊपर बार बार बात होनी चाहिए ताकि लोगों के जहन से ये शकूक व शुबहात दूर हों। सबसे पहली बात तो ये मैं बता दूं कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट नहीं है। आपने जो कहा ना वैक्सीन का नुकसान, वैक्सीन का नुकसान नहीं है। हर वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स होते हैं। साइड इफेक्ट तो हर दवाई के पीछे आप अगर आप देखेंगे, कोई खरीदेंगे दवाई तो उसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिखे होते हैं कि कौन क्या क्या मुमकिन रिएक्शंस हो सकते हैं। कुछ दवाइयाँ खा के पेट में स्ट्रेस आ जाता है, कुछ दवाइयाँ खा के आपको नौजिया होता है, कुछ दवाइयाँ खा के आपको जिस्म में दर्द होती है। दुनिया में जितनी भी वैक्सीन हैं उनको लगा के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लोगों के जो जहन में बात है कि जिस वैक्सीन का बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट नहीं है वो अच्छी है, ये गलत है। मैं मेडिकल साइंस के पर्सपेक्टिव में आपको बताऊं, जिस वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट है वो एक्चुअली आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि उस वैक्सीन ने आपकी बॉडी में जाके काम शुरू कर दिया है और आपका जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम है वो उस वैक्सीन की वजह से एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आ गए। तो जब साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं तो वो अच्छी बात होती है, वो बुरी बात नहीं होती। एक तो ये बात सब लोगों के जहन में डालने की। अगर किसी का पर्सपेक्टिव किसी वैक्सीन की अच्छाई या बुराई को लेके ये है कि उसने टीका लगवाया था, उसको कुछ भी नहीं हुआ, मैंने यही लगवाना है, तो ये दुरुस्त बात नहीं है। मोटी बात यह है कि जितनी वैक्सीन हम लगा रहे हैं वो सारी की सारी WHO अप्रूव्ड है, उन सब के अंदर एफिकेसी मौजूद है। यस, परसेंटेज डिफरेंस हो सकता है, कुछ वैक्सीन जो है वो 70% इफेक्टिव है और कुछ वैक्सीन जो है वो 90% इफेक्टिव है। ये जो 20% का फ़र्क है, इस 20% के फ़र्क को हासिल करने के लिए जो नुकसान है वो 100% का। सो हमारे पास जितनी वैक्सीन अवेलेबल है वो सारी की सारी ठीक हैं, वो सारी अच्छी हैं। जो वैक्सीन आपको अवेलेबल होती है किसी भी सेंटर पे वो फौरी तौर पर लगवा लें। अच्छी बात यह है कि वैक्सीन जो आप फर्स्ट डोज पे लगवाएं उसकी हमारे पास सेकंड डोज भी अवेलेबल है। जहाँ तक आपने ट्रैवलर्स का हवाला दिया, ट्रैवलर्स के हवाले से आज हुकूमत पाकिस्तान ने एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला ये किया है कि जो लोग ऐसे ममालिक में जा रहे हैं जहाँ कोई स्पेसिफिक वैक्सीन जो है उसकी प्रेफरेंस है, तो वो वैक्सीन लगवाने के लिए आज से पेमेंट का मैकेनिज्म जो है वो अवेलेबल करा दिया गया है कि आप एक बूस्टर डोज एडिशनल लगवा के ऐसे ममालिक का सफ़र कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप पेमेंट कर दें, जो कि उसका मैकेनिज्म बड़ा एलैबोरेट मैकेनिज्म जो है वो बता दिया गया है और वो अवेलेबिलिटी भी है। तो कोई अगर ये कह रहा है कि जी हमें इल्म नहीं है या कोई बता नहीं रहा, हेल्थ डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन है 1033, उसको यूज़ करें। कमिश्नर ऑफिस की हेल्पलाइन है 1716, उसको यूज़ करें। और इस तरह का जो भी आपका इशू है ट्रैवलिंग के हवाले से या वैक्सीन की अनअवेलेबिलिटी के हवाले से वो हमें रिकॉर्ड करवाएं, वी विल हैव इट रिजॉल्व। अच्छा जी, कैप्टन उस्मान साहब ये भी कहिएगा, कुछ मिसमैनेजमेंट जो हमें वैक्सीनेशन सेंटर पर देखने को नज़र आ रही है, लोग शिकायत भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, वो जो एक रश है उसमें SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। अब ऐसा तो नहीं है कि हम वैक्सीनेशन कराने के लिए जा रहे हैं तो अब हम बेधड़क हो जाएं कि हमने SOPs को फॉलो नहीं करना। हमने लोगों में ये तासुर रखना है कि वैक्सीनेटेड होने के बाद भी SOPs हर सूरत उन्होंने फॉलो करने हैं। लेकिन ये वैक्सीनेशन सेंटर पर जिस तरह से रश है, जिस तरह से समाजी फासले को नज़रअंदाज किया जा रहा है, सर इस पर तो नज़रसानी होनी चाहिए ना? जी बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैं आपको लेटेस्ट तहकीक आपसे शेयर करता हूँ। जो लेटेस्ट एविडेंस है इस वक्त वो ये है कि वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड लोगों के अंदर जो वायरस की ट्रांसमिशन है वो बिल्कुल बराबर होती है। यानी कि जो CT वैल्यू है इस वायरस की वो दोनों केसेस में बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर है, ना होने का के बराबर फ़र्क है। यानी कि अनवैक्सीनेटेड शख्स और वैक्सीनेटेड शख्स अगर उनके अंदर ये वायरस मौजूद होगा तो उस वायरस को ट्रांसमिट करने की कैपेसिटी दोनों की एक जैसी बराबर है। सो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम लोग जिन्होंने अपने आप को वैक्सीन लगवाई हुई है या नहीं लगवाई हुई,
दोनों सूरतों में सब लोगों ने एहतियात करनी है, और एहतियात ना करने का तो कोई चांस ही नहीं है। अगर आप वैक्सीनेशन करवाने जा रहे हैं और अगर आप एहतियात नहीं कर रहे तो मतलब ये तो फिर आप बिल्कुल क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। इसका मतलब आप सिर्फ टीका लगवाना चाहते हैं और अपने आप को प्रोटेक्टेड नहीं रखना चाहते। तमाम लोगों ने मास्क पहनना है, तमाम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के प्रिंसिपल्स पे अमल दरामद करना है। ख़ास तौर पे ऐसी जगह जहाँ वैक्सीन लगवाई जा रही हो या जहाँ पे हॉस्पिटल अरेंजमेंट हो, वहाँ तो ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। इंतज़ामिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हम लोगों ने पब्लिसिटी भी की हुई होती है, अवेयरनेस मटीरियल भी लगाया होता है, लेकिन यहाँ लोगों को भी एहसास करना है कि इंतज़ामिया के किसी बैनर की वजह से मास्क निकाल कर ना पहने, बल्कि घर से निकलते वक्त मास्क इसलिए पहने कि उन्हें इस बात का एहसास हो कि बाहर एक वबा है जो किसी भी वक्त उनको लग सकती है। तो ये जिम्मेदारी तो लोगों की अपनी इंडिविजुअल जिम्मेदारी भी है कि हम एहतियात करें और ऐसी जगहों पर जहाँ भी खास तौर पर रश हो वहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्टेड रखने के लिए हर वक्त मास्क पहन करें। ठीक है सर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, हम मजीद भी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बहुत हालात हैं। अब सवाल ये है कि बहुत सारे लोग हमें अपने इर्द गिर्द ये डिस्कशन करते भी नज़र आ रहे हैं कि किसी किस्म की पाबंदी को यकीनी नहीं बनाया जा रहा है, यानी पेट्रोल भी मिल रहा है और जहां लोगों का दिल कर रहा है वो जा रहे हैं, इवन वो लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई। तो इतने बड़े शहर में कैसे मुमकिन है कि इस चीज़ को जो है यकीनी बनाया जाएगा? इस तरफ भी आएंगे, मैं कैप्टन उस्मान साहब से ये भी पूछूंगी। के बाद हम वापस आएंगे तो कुछ मजीद सवालात हमने कमिश्नर साहब से भी करने हैं और आपको एक्सपो सेंटर के मनाजिर भी दिखाएंगे जहाँ पर लोग वैक्सीनेशन कराने के लिए जा रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर की तरफ हम रुख करेंगे जहां पर इस वक्त हमारे रिपोर्टर अजमत आवान मौजूद हैं। वहां की सूरत हाल हमें अजमत बता रहे हैं। वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है, लोग भी वैक्सीनेशन कराने के लिए जा रहे हैं। कैप्टन उस्मान की जानिब में एक बार फिर से रुख करूँगी। कैप्टन उस्मान साहब, ये भी प्लान किया गया था कि वैक्सीनेशन की सहूलत जो है वो मोबाइल गाड़ियों की सूरत में लोगों की यूसीज़ की सतह पर फराहम की जाएंगी, घर घर लोगों को जाके वैक्सीनेट किया जाएगा। इस अमल की तरफ भी आने का कोई प्लान है? जी बिल्कुल। अगर आप देखें पिछले चंद दिनों के अंदर जो हमारी सबसे दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन हो रही है वो हमारी यूसी की टीम्स करवा रही हैं। कल तो बल्कि जो हमारे फिक्स सेंटर्स थे और हमारी जो यूसी की टीम्स थी वो ऑलमोस्ट बराबर नंबर आया, तकरीबन 43-44,000 जो है वो दोनों साइड्स के ऊपर वैक्सीनेशन हुई हैं। और मैं ये समझ रहा हूँ कि आने वाले दिनों में हमारी ये जो यूसी की टीम्स हैं इनके वैक्सीनेशन के नंबर्स बढ़ जाएंगे। हमारे ये जो फिक्स सेंटर्स हैं इनसे 1-2 दिनों के अंदर मुझे लग रहा है कि ये सिचुएशन ऐसी होगी। जो मोबाइल गाड़ियों की आपने बात की, हमारे पास 11 डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ हैं। प्राइवेट सेक्टर ने भी पिछले दिनों हमारे साथ कोलैबोरेट किया, 12 गाड़ियाँ प्राइवेट सेक्टर से भी आई हुई हैं। ये गाड़ियाँ जो हैं बुनियादी तौर पर पूरे दिन में आप ये समझ लें कि एक गाड़ी 10 से 15 लोगों को वैक्सीनेट करती है। ये गाड़ियाँ पेसअप ड्राइव का हिस्सा नहीं है, ये बुनियादी तौर पर उन लोगों को पहुँचने का हमारा तरीका है जो लोग बीमार हैं, मरीज़ हैं, लागर हैं, बूढ़े हैं, जो किसी न किसी मजबूरी की वजह से, किसी महरम की अवेलेबिलिटी की वजह से या किसी और सफरी मजबूरी या किसी बीमारी की वजह से या कोई अपनी जिस्मानी डिसेबिलिटी की वजह से हमारे सेंटर पे तशरीफ़ नहीं ला सकते, तो उन लोगों की एक्सेस के लिए ये हमने गाड़ियाँ अरेंज की हुई हैं जो कि उनको घरों में जाके वैक्सीनेट करती हैं। इसके अलावा हम अब तकरीबन लाहौर की हर यूसी में पहुँच गए हैं। मैंने आपको जिस तरह पहले भी बताया कि हर यूनियन काउंसिल में कम से कम एक सेंटर हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं। बहुत सारी यूनियन काउंसिल ऐसी हैं जहाँ पे 3 सेंटर्स भी बने हुए हैं। और जिस तरह मैंने अभी आपको ये भी बताया कि हमारी इस वक्त जो ओवरवेलमिंग वैक्सीनेशन है वो वहीं से हो रही है, हम लोगों के डोर स्टेप पे पहुँच गए हैं। इन वैक्सीनेशन सेंटर्स को ये जो हम यूसी लेवल पे बना रहे हैं, आने वाले हफ्ते में हम इनकी टाइमिंग्स भी फ्लेक्सिबल कर देंगे। यानी कि हमारे जहन में ये बात भी मौजूद, हमें इस बात का भी एहसास है कि बहुत सारे 18+ उम्र के जो लोग हैं वो दिन के टाइम पर घर में नहीं होते और किसी न किसी रोज़गार के सिलसिले में बाहर गए हुए होते हैं। तो हमारी ये जो टीम्स हैं ये इन दिनों में डाटा कलेक्ट कर रही हैं कि वो ऐसे कौन से सेंटर्स हैं जहाँ पे हमें दिन की बजाय दोपहर को या शाम को या रात को अपने यूसी लेवल के सेंटर्स चलाने हैं। तो वो भी साथ साथ डाटा कंपाइल हो रहा है। आने वाले हफ्तों में हम इनके टाइमिंग्स भी फ्लेक्सिबल कर देंगे। कैप्टन साहब, मैं एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर आपसे जिक्र करना चाहूँगी क्योंकि आप तमाम चीज़ों की कमांड संभाले हुए हैं और तमाम ये फैसले इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वैक्सीनेशन की अहमियत क्या है बार बार आप लोगों को बता भी रहे हैं। अब जो लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं, मैं खुद बहुत सारे लोगों को जानती हूं जिन्होंने वैक्सीनेट होने के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जिनको बुखार हो रहा है, बाजू में पेन हो रही है या फिर सर में दर्द हो रही है। अब मेरे ख्याल से ये एक तजवीज़ भी आप ले सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई ऐसे हेल्थ यूनिट कायम किए जाएँ जो लोगों को बाद में वैक्सीनेशन के बाद जो असरात हो रहे हैं
उसके बारे में भी थोड़ा सा मेंटली जो है वो रिलैक्स करें कि अगर उनको बुखार हो रहा है तो वो 1-2 दिन के लिए है, जिस्म में दर्द है, तो ये चीज़ें लोगों को बताना, उनको इत्तेमाद में लेना, ताकि वो दूसरे लोगों को भी आगे जो है मोटिवेट करें कि वैक्सीनेशन का कोई नुकसान नहीं है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन कराई, उसके असरात हुए और वो एकदम से परेशान नज़र आ रहे हैं कि उनको कहीं कुछ हो ना जाए। तो कोई ऐसी टेलीफोन हेल्पलाइन जहां पे आपके डॉक्टर्स अवेलेबल हों, लोगों को थोड़ा सा गाइड करें कि जी एज सच इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त बात की। मैं आपसे वो ब्रोशर शेयर करूंगा जो भी हम अपने सोशल मोबिलाइजर्स जो इंगेज कर रहे हैं, जो घर घर जाके लोगों को कन्विंस करने का काम कर रहे हैं हमारे लिए, उनके लिए जो हमने ब्रोशर शेयर किया है उसमें वैक्सीन को लेके कुछ मिथ बस्टर्स हमने लिखे हुए हैं। सिर्फ ये बात नहीं कि कौन से साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, कितने दिन के लिए होंगे, बल्कि इसके अलावा भी जो शकूक व शुबात हैं लोगों को मुख्तलिफ वैक्सीन को लेके, कौन सी वैक्सीन अच्छी है, कौन सी बुरी है, किस वैक्सीन का क्या इंटरनेशनल एविडेंस हमारे पास अवेलेबल है, वैक्सीनेशन करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, ये तमाम चीज़ें हमने एक लीफलेट बनाया है ब्रोशर की शक्ल में, जो कि हमने अपने इन सोशल मोबिलाइजर्स को दिया है। हमारी जो हेल्थ डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन है वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट भी अवेलेबल है, 1033 उसका नंबर है, उनको कॉल करके भी इस तरह की काउंसलिंग जो है वो ली जा सकती है। ये बात आपकी बहुत दुरुस्त है कि हमें लोगों को ये बात बताने की ज़रूरत है कि ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये कितने होंगे, कितनी देर तक के लिए होंगे और इस दरमियान में लोगों ने क्या करना है। मैं वैसे ज़्यादातर लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूँ कि मैक्सिमम जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो 24 से 36 घंटे तक होते हैं और वो बुखार और हल्का सा माइल्जिया और पेट में दर्द के अलावा नहीं होते। ये मैक्सिमम साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो लोग रिपोर्ट करते हैं। हल्का फुल्का बुखार हो जाता है, बॉडी में पेन्स होती हैं और कुछ लोगों को पेट में दर्द की शिकायत भी आती है, लेकिन ये 24 से 36 घंटे के लिए होते हैं और ये तमाम वैक्सीन से नहीं होते, ये सिर्फ चंद वैक्सीन हैं जिनकी वजह से ये होते हैं। लेकिन मैंने जिस तरह पहले बताया कि सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये एक्चुअली इस बात की इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी में वैक्सीन ने जाके काम शुरू कर दिया है और वो आपकी कूदे मुदाफ़ा यानी इससे परेशान होने की जरूरत नहीं। एक आखिरी सवाल कमिश्नर साहब, हमारे पास वक्त कम है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बहुत मुश्किल है लाहौर जैसे बड़े शहर में इन रिस्ट्रिक्शन पर अमल दरामद कराना। अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी हम तो पेट्रोल डलवाने गए, किसी ने वैक्सीनेशन के बारे में हमसे पूछा भी नहीं। तो एक वो खौफ जिसकी वजह से लोग पहुंचे हैं वैक्सीनेशन कराने के लिए, तो किस तरह से इम्प्लीमेंट कराया जाएगा? ये जो हमने रिस्ट्रिक्शन देखी है वैक्सीनेशन को लेकर, लोगों को महदूद किया जा रहा है, डू यू थिंक कि इस पर अमल दरामद कराना एक चैलेंज बन जाएगा? मैं समझता हूं कि हमारा काम अब आसान हो जाएगा। देखें, जब रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने हमारे लिए एक टारगेट रखा था कि हमने 31 अगस्त तक 40% लोगों को वैक्सीनेशन करवानी है, कम से कम एक डोज लगानी है। उस वक्त कोई सख्ती नहीं थी, उस वक्त हम लोगों की तकरीबन मिन्नत कर रहे होते थे और वो मिन्नत के साथ हमने 40% वाला टारगेट अचीव किया है। अब जब हमने ये सख्तियाँ लाई हैं, मीडिया बार बार हाईलाइट करेगा, कुछ लोगों को तकलीफ होगी। आज आप मिसाल के तौर पर बता रही हैं कि बहुत सारे लोगों ने के शनाख्ती कार्ड या उनके वैक्सीनेशन कार्ड नहीं चेक किए गए, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके चेक किए गए होंगे। उन्होंने जाके वापस ज़रूर 2-4 लोगों को बताया होगा कि यार वहाँ मेरा आधा घंटा ज़ाया हो गया, मुझे ये तकलीफ हुई, मुझे यहाँ जाना पड़ा या मुझे डिनाइल हो गई। वो जो चंद लोग, जब लोगों ने ये बयान करना है, हमारा मकसद लोगों को सिर्फ ये रियलाइज़ कराना है कि अब हम शहर के अंदर दो मुख्तलिफ तरह के लोगों के लिए ज़िंदगी लेके चल रहे हैं। यानी ये वैक्सीनेटेड लोगों की ज़िंदगी डिफरेंट है और अनवैक्सीनेटेड की ज़िंदगी डिफरेंट है। ये अवेयरनेस क्रिएट हो जाएगी, आप लोग बताएंगे। नंबर्स पिछले 7-8 दिनों में इतने इंकरेजिंग है कि हमें ये खुद से महसूस हो रहा है कि लोगों को इस बात का अंदाज़ा है कि अब रिस्ट्रिक्शंस लगने वाली हैं। चलें जी, ये तो बहुत अच्छी चीज है कि लोगों का रुझान बढ़ता चला जा रहा है। कैप्टन उस्मान साहब, वक्त की कमी की वजह से हम आगे गुफ्तगू का सिलसिला नहीं बढ़ा सकते। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो इक़दाम भी उठाए जा रहे हैं सिर्फ इसीलिए उठाए जा रहे हैं कि आपको महफूज बनाया जा सके। सो जितनी जल्दी हो सकता है आप ख़ुद को वैक्सीनेट कराएँ और अपने आप को महफूज बनाएँ, लेकिन SOPs आपने हर को फॉलो करने हैं। ब्रेक के बाद हम आएंगे और डिस्कस करेंगे डॉक्टर अमजद साकिब साहब का जो बड़ा एजाज़ है, बिलाशुबा पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है। इस पर आते हैं आफ्टर द ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। और जाते जाते मैंने जिक्र किया था कि किस तरह से इंसानियत की खिदमत का एतराफ़ करते हुए, डॉक्टर अमजद साकिब की खिदमत का एतराफ़ करते हुए उन्हें अवार्ड से नवाजा गया है। चेयरमैन उखुवत फाउंडेशन, जिनकी खिदमत आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं, उनकी खिदमत के एतराफ़ में उनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। डॉक्टर अमजद साकिब ने अवार्ड कौम के नाम कर दिया है और खिदमत का मिशन जारी रखने के अज़्म का इजहार भी किया है।
गुर्बत के खात्मे के लिए डॉक्टर अमजद साकिब को अनथक मेहनत का फल दिया गया है। उन्हें एशिया के सबसे मोतबर अवार्ड से नवाजा गया है, जो कि बिलाशुबा एक बहुत बड़ा एजाज है। इस पर कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब की जानिब से भी ट्वीट किया गया। कल ये ट्विटर पर टॉप ट्रेंड भी रहा और सभी लोग डॉक्टर अमजद साकिब साहब की खिदमात के मुतरफ निकले, उनकी तारीफें करते रहे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी उन्हें मुबारकबाद दी और उनकी खिदमात की तारीफ की। डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। कैसा महसूस हो रहा है आपको? वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुबारकबाद में आपको भी मुबारकबाद मिलनी चाहिए कि आपने हमेशा अखुवत का जिक्र मोहब्बत से किया और इस खुशबू को फैलाने में एक अहम किरदार अदा किया। मैं आपका भी मशकूर हूँ। दूसरा आपका सवाल ये कि कैसा महसूस हो रहा है, ये तो देखें अल्लाह का शुक्र ही अदा किया जा सकता है। जब भी कोई अच्छी खबर मिलती है, जब भी कोई इनाम मिलता है, तो ये उसकी रहमतों का सिला है, उसकी मोहब्बत, उसकी इनाम है। तो मैं अल्लाह ताला को मशकूर हूँ और लोगों का मशकूर हूँ जिन्होंने हमारे साथ काम किया, जिन्होंने अखुवत से कर्जा लेके एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया और फिर हमारी सपोर्ट की। तो ये मजमूई तौर पर मैं समझता हूँ कि ये एजाज़ जो है ये पाकिस्तान का एजाज़, बिलाशुबा पाकिस्तान का एजाज़ है, लेकिन इसका सेहरा आपके सर जाता है। डॉक्टर साहब, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है जब आपकी खिदमात का इतने बड़े लेवल पर एतराफ़ किया जाए, आपकी खिदमात को सराहा जाए, तो कुछ मज़ीद करने की लगन बढ़ जाती है। कितना मोटिवेट हुए हैं इससे और मज़ीद क्या आगे बढ़कर करना चाहेंगे आप? जी ज़ाहिर है, एक आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जब कौम की तवक्कुआत हों, दोस्तों की तवक्कुआत हों, तो इंसान को फिर उसके मुताबिक अपने आप को और बेहतर करना पड़ता है। तो ये मैं समझता हूँ कि मोटिवेशन एजाज़ से ज़्यादा काम से मिलती है। मैं जब किसी शख्स से मिलता हूँ ना, जिसकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आई अखुवत की वजह से या अखुवत के काम की वजह से, तो वो कहानी हमारे लिए असल मोटिवेशन है। और फिर जब हम अपने इर्द गिर्द बिखरी हुई गुर्बत को देखते हैं, तो वो गुर्बत एक तहसीना है। वो हमें इंस्पायर करती है कि जब तक पाकिस्तान में एक शख्स भी गरीब है, हम गरीब हैं। तो मोटिवेशन के मुख्तलिफ तरीके हैं। बहरहाल ये अल्लाह का करम है कि हम ये सोचते हैं कि हमें एक दिन उसके हुजूर पेश होना है, तो अपने अमल का हिसाब भी देना है। तो जितना अच्छा अमल होगा उतना उसकी रहमतों का साया हम पर होगा। सही। डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह आपको हम स्टूडियो में भी ज़रूर मदऊ करेंगे और हम चाहते हैं कि लोग भी जो हैं वो देखें किस तरह से खुद फाउंडेशन अपना किरदार निभा रही है दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए। और क़ुव्वत की खिदमत जो हैं उनसे बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त के लिए और अल्लाह ताला आपको इस कार खैर की जज़ा भी अता फरमाए। फ़िलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। आप तक पहुंचा दी प्रोग्राम के इस हिस्से में। जी, हम अक्सर आपको ये कहते हैं अगर आपने तंदुरुस्त और तवाना रहना है तो आपने खुद से कुछ मेहनत करनी है और अपनी सेहत का ख्याल रखना है। फिट रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप कुछ हेल्दी चीज़ें जो हैं उनकी तरफ जाएं, हेल्दी खाएं तो, लेकिन कुछ एक्टिविटी भी लाइफ में होना ज़रूरी है। तो आज की एक्टिविटी हम ज़रूर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि जी बाजू उनके बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, बैक फैट उनका बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए योगा और इसके साथ साथ कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज है जो कि आप आसानी से घर में कर सकते हैं। सुलाफ़ नकवी ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच, आपका भी वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो प्रॉब्लम मैंने जो लोगों की शेयर की, बहुत सारे लोगों ने हमसे ये कहा कि जी हम अक्सर जो है डाइट भी कंट्रोल रखते हैं और ज़्यादा एहतियात भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद बाजुओं का फैट नहीं कम होता, बैक का फैट नहीं। इसकी वजह क्या? सबसे पहले तो एक एजिंग फैक्टर भी हो सकता है। दूसरा ये कि हम अपने वर्कआउट में या अपनी फिजिकल एक्टिविटी के अंदर कार्डियो नहीं है या ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं जिससे आपका हार्ट रेट ऊपर जाता है, कुछ ना कुछ मिस कर जाता है। यानी हाँ, बिल्कुल मिस करते हैं। आपकी डाइट क्या है? 70% आपकी डाइट है, 30% आपका वर्कआउट है। और अक्सर होता है कि हम अगर एक जगह स्क्रीन पर बैठे हुए हैं, आइडल बैठे हुए हैं, आप थोड़ा बहुत खुद को मूव करें ताकि ब्रेन को सिग्नल जाए कि आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी अब क्या है, थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम है, आज उसमें सबसे पहले मेरे पास डंबल भी हैं और मैं वैसे भी बता देती हूँ जिनके पास डंबल नहीं है, आप क्या करेंगे, आपने अपने हाथ इस तरह कर लिया, अब इससे आपका बैक का फैट बीत जाएगा। आपने यहाँ से शुरू करना है, अपने थंब के पास से यहाँ, और अगर जितनी भी एक्सरसाइजेज आपको बताई जा रही हैं वो 30 सेकेंड्स में करना चाहते हैं आप कर सकते हैं 2 से 3 दफ़ा, या इस तरह इसको डाइव भी कहते हैं, या आप कर सकते हैं इसको 10 से 12 की रेपिटेशन देके। इसको डाइव बोलेंगे, बिल्कुल डाइव करने के जैसा होता है ये चीज़ आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक रिवर्स
होता है हमारा सल्यूट, जो कि ज़रा उसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी मुश्किल होती है, वो बिल्कुल ऐसे होता है, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लें तो आपके बाजू टोन होने लगेंगे। लेकिन अगर बहुत सारे लोग इंटेंस कोई चीज़ करना चाहते हैं कि हमें डंबल के साथ कोई चीज़ चाहिए, तो उसमें कुछ स्टैंडर्ड एक्सरसाइजेज होती हैं, जिस तरह वाइड कर्ल्स हैं। एक तो हम स्टैंडर्ड कर्ल्स करते हैं, अगर आपने वाइड करने हैं तो अपने हाथों को थोड़ा सा वाइड कर लिया, 30 सेकेंड तक आप इसको दोहरा सकते हैं, या 10 से 12 की रेपिटेशन करके 2 से 3 दफ़ा आप इन एक्सरसाइजेस को दोहराएंगे। बात हो रही थी साथ ही आर्म्स के, आपके बैक के फैट की, उसको भी टारगेट करना चाहते हैं तो यही चीज़ आप इस तरह से करेंगे। अगर आप अपने शोल्डर्स को भी टारगेट करना चाहते हैं तो एक स्टैंडर्ड एक्सरसाइज जो हम कर रहे होते हैं शोल्डर प्रेस जिसको बोलते हैं, उसमें आपका पोस्चर बहुत मैटर करता है कि नीज थोड़ी सी स्लाइड से आप बेंड करेंगे ताकि आपकी बैक पर वजन ना आए। आपने इसको ऊपर रखना है, लेकिन बिल्कुल ऊपर जाके स्ट्रेट नहीं छोड़ देना, बिकॉज आपकी टेंशन जितनी रहेगी मसल में उतना जल्दी ये ग्रो होगा या ये उतना ही ज्यादा आपको रिजल्ट देगा। हर एज ग्रुप के लोग ये एक्सरसाइज, हर एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं। अगर किसी को ये वेट ज्यादा लगे तो आप वाटर बॉटल ले सकते हैं, या ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने हाथ से कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी ओवरहेड एक्सटेंशन होती है, जो कि आप बैठ भी जाओ तो आप तब भी कर सकते हो, जैसे लाइक आप वज्रासन में या इस तरह से आ गए तो आपने क्या करना है, जो हम ट्राइसेप के लिए अक्सर एक्सटेंशन एक करते हैं, आपने यहाँ पर इसको रखना है इस तरह से, और आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऊपर नहीं जाना, इस तरह से इसको आप मूव करेंगे। अब यहाँ आसान लग रही है। बिल्कुल। अब ये होगा कि थोड़ी देर बाद इसकी बर्निंग शुरू होगी, उसके कुछ सेकंड्स तक आपको इसको मजीद दोहराना होगा। और एक चीज़ आसान होती है जिसे हम इन्फिनिटी बोलते हैं, यानी इन्फिनिटी का साइन जिस तरह से होते हैं वो आप ड्रॉ करोगे इसके ज़रिए। अब ये होगा कि आपके बाजू पर इस टाइम आपके सारी जो सोरनेस आना शुरू हो गया, आपको खुद फील होगा कि फैट जो है वो बर्न होना शुरू हो गया, बिकॉज जैसी बर्निंग होती है इट मीन्स आपका फैट जो है वो मेल्ट होना शुरू हुआ है। तो उस टाइम हम छोड़ देते हैं, अभी हमें और आगे जाना होता है। साथ ही से स्टीयरिंग व्हील कहते हैं, इसको आपने बिल्कुल इस तरह से रखा और ये चीज़ आप इसको मूव करते जाएंगे इस तरीके से। अगर नॉर्मली लोगों को ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही है तो आपने आराम से बैठ जाना है। बैठने के बाद आपने क्या करना है, अपने इसे हम सी सर्कल बोलते हैं, यानी कि बिल्कुल सी ड्रॉ करना होता है अपने हाथों से, राइट। आपने इस तरह से इसको मूव किया 30 सेकंड तक। अच्छा, मैं ये पूछने वाली थी कितनी देर तक आपको कंटिन्यू रखना है? आपके पास दो ऑप्शन है, 30 सेकंड तक, या आप इसको दोहराते रहे 2 से 3 दफ़ा, या 10 से 12 की रेपिटेशन, यानी 1, उसके बाद 2, 3, ये 10 से 12 की रेपिटेशन आप करेंगे 2 से 3 दफ़ा। सेट्स बना लें इस चीज़ के, 3 से 4 एक्सरसाइजेस पिक कर लें। और आपका कार्डियो ज़रूर होना चाहिए। नमक ज़रा खाने में थोड़ा सा कम इस्तेमाल करें, वाटर रिटेंशन वगैरह भी होती है और वो फैट को भी ज़्यादा बढ़ा देता है, यानी कि आपके मुंह पे पफीनेस वगैरह बहुत होना शुरू हो जाती है, आप फ्रेश फील नहीं करते। तो खाना ऐसा खाना है जो आपको जब आप खाते हो तो उसके बाद आप फ्रेश फील करो। अगर आप हैवी फील करो इट मीन्स वो खाना आपके लिए नहीं है, अच्छा नहीं है। सही। इसके साथ साथ हमने योगा अगर करना है, इसके साथ योगा अगर आपने करना है तो एक जो सबसे आसान चीज़ होती है, वो तमाम लोग जो कहते हैं कि हम नीज को रेज नहीं करना चाहते, हमारे लिए इंटेंस हो जाता है, आपने क्या करना है, सिंपल अपने नीज पर आकर आपने, जिसे हम चेस्ट टैप बोलते हैं, ये करना है। अगर आपके लिए चेस्ट टैप भी मुश्किल है तो आपने सिंपल चाइल्ड पोज में आ जाना। आपने इनहेल किया और एक्सहेल करने के बाद सिंपल क्रॉल करते हुए एक तरह से यहाँ, जैसे ही आप अपने आप को स्ट्रेच आउट करेंगे, अपने बाजुओं में आप एक स्ट्रेन फील करेंगे उस टाइम पे, जो कि आपके लिए ज़रूरी है। अब अगर आप साथ ही एक्सरसाइज भी करना चाहते हैं और अपने लंग्स की हेल्थ भी चाहते हैं कि आपकी ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा बेहतर हो, तो एक चीज़ है कि आपको इस पोस्चर में, अगर आप नहीं बैठ पा रहे काउ फेस में, तो नॉर्मल जिस पोस्चर में आप बैठ सकते हो उसमें आप बैठ के अपने हाथों को पीछे इस तरह से आप लॉक करेंगे। इवन अगर कोई पेशेंट एस्थमेटिक है, ये चीज़ करते हैं, परफॉर्म करते हैं और यहाँ सांस लेते हैं, यानी इनहेल फ्रॉम योर नोज एंड एक्सहेल थ्रू योर माउथ। उसके बाद अपनी आप साइड स्विच कर सकते हैं, तो इससे आपकी जो है हार्ट ओपनिंग भी होती है, आपके बाजू का फैट भी जो है वो भी मेल्ट होगा। मैं चाहूंगी एक दफा फिर आप हमारे नाज़रीन को ना, इसमें है कि आपकी पोजीशन पीछे बिल्कुल आपने अपने हाथों को ऐसे रखा होगा। अगर आप नहीं रख पा रहे, दूर भी है, दैट्स फाइन। आपने एक हाथ यहाँ रखा, दूसरा, और उसको पकड़ने की कोशिश करनी है बिल्कुल इस तरह से। आपने यहाँ दूसरी तरफ भी आप स्विच कर सकते हो। अब आप यहाँ बिल्कुल बैक स्ट्रेट करके सुकून से बैठ जाएंगे। अगर ये चीज़ मुश्किल लग रही है तो इसको ऑल्टरनेट बहुत आसान है, जो नॉर्मली हम स्ट्रेच किया करते थे। यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ आपने थोड़ी देर स्ट्रेच करके रखा, 10 सेकेंड्स के होल्ड के बाद आपने इसको रिलीज कर दिया। उसके बाद दोबारा दूसरे बाजू पे आपने 10 सेकेंड्स तक इसको रखा और रिलीज कर दिया। और उसके बाद सर्कल्स कभी ना भूलें, ये सबसे आसान होते हैं। हाथों को थोड़ा सा आपने स्टिफ रखना है ताकि इस पर स्ट्रेन आए, जो कि आपके लिए उस टाइम पर ज़रूरी है। और उसके बाद
30 सेकंड के बाद दूसरी मूवमेंट पर आप चले जाएंगे। या ये चीज़ आप कर सकते हैं, साथ साथ आपके बैक का जो फैट है वो भी टारगेट होता रहेगा। मैं इस पोस्चर में इसलिए बैठी हूँ कि आपका वेट रिड्यूस ऑटोमेटिकली करता रहेगा। ठीक है। तो इसलिए आप इस पोस्चर में बैठे बैठे कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं वो ये भी है, जिससे आपका बैक का फैट भी टारगेट हो जाता है। एजिंग फैक्टर, एज इज जस्ट अ नंबर, लेकिन आप अगर मूव कर रहे हो, मतलब मैं कहती हूँ गेट मूविंग, अगर आप मूव कर रहे हो आपका फैट रिड्यूस होगा। ठीक है। साथ ही अगर आप अपने इस एरिया को टारगेट करना चाहते हैं तो आपने सिंपल ये रोटेशन करनी है और इसी को आपने सामने को या शोल्डर श्रग, इससे आपका फैट जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएगा। बट बी कंसिस्टेंट, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ इस चीज को करते रहेंगे, 30 सेकंड तक इसको दोहराएं 10 से 12 अच्छा, हमारे लोग जो ना वो बहुत जल्दी के रिजल्ट चाहते हैं, तो ये आपको कितनी दिन तक प्रैक्टिस रखनी है? ये तकरीबन हफ्ते के बाद आपको रिजल्ट देना शुरू कर देगा अगर आप कंसिस्टेंसी से इन एक्सरसाइजेस को करेंगे। 4 से 5 एक्सरसाइजेस कोई सी भी पिक करें, 30 सेकंड तक दोहराते रहे 2 से 3 दफा, या 10 से 12 की रेपिटेशन के अंदर 2 से 3 दफा आप इसको करें। हफ्ते के अंदर अंदर आपको इसका रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएगा और 1 महीने तक आप वहां तक पहुंच जाएंगे। आप कहेंगे 1 इंच या हाफ इंच या 1 इंच से थोड़ा ज्यादा जो है वो रिड्यूस हो गया है बाजू। जबरदस्ती। तो ये चीजें आपने हमारे साथ शेयर भी करनी है कि एक हफ्ता आपने किया और फिर उसका रिजल्ट क्या निकला, तो हम जरूर सिलाफे के साथ भी शेयर करेंगे। और इसी तरह आपकी हेल्थ के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके फिट रहने के लिए हम सिलाफे को मदू करते रहेंगे और बहुत जबरदस्त टिप्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, कल सेम टाइम पे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।